हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस 1 देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आज हम लोग जीके जीएस का हम लोग प्रश्न देखेंगे। आपका एग्जाम में जो है 20 क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस से रहता है। तो आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप लोगों को लगता होगा कि प्रीवियस ईयर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी में अभी तक यदि नहीं जुड़े हैं तो आप लोग एक नए ऊर्जा के साथ एग्जाम की तैयारी में जो है जी जान लगा के जुड़ जाए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? ऑप्शन 1 में है आपका जाकिर हुसैन, ए आर रहमान, एम एस सुब्बालक्ष्मी, आर डी बर्मन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका एम एस सुब्बालक्ष्मी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसे जो है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और आप लोग ये भी जानेंगे कि भारत रत्न का जो प्रथम बार जो अवार्ड का जो घोषणा किया गया था या इसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया है, जिनमें 3 व्यक्तियों को दिया गया था। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भारत रत्न जो है अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अवार्ड आपका जो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? आपको जवाब देना है डॉक्टर अरुणा मोहंती, अखम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन, एलम इंदिरा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुरूपा सेन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसे जो है 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये जो है करंट से रिलेटेड है, तो आपके आने वाले जो आगामी एग्जाम है ये क्वेश्चन आपके लिए जो है ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं भी रह सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा कि मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो एक माता पिता का कर्तव्य होता है जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जो है क्या किया गया है, जोड़ा भी गया है। तो आपको बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसमें कितने वर्षों के बच्चे को जो है एक माता पिता का जो है कर्तव्य बनता है कि उसे शिक्षित करे, प्राथमिक मातृभाषा में उसे शिक्षित करे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर पे, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? पाली लिपि, सिंधु लिपि, उसके बाद है आपका ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु लिपि, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु लिपि क्या हो जाएगा? सिंधु लिपि, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार आपको बताना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 सीट। 1/3 सीट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा? ये आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो है यानी कि संशोधन में पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए जो है कितना पर 1/3 यानी कि 1/3 1/3 जो है सीट क्या कर दिया गया? महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इधर हाल ही में जो है ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस में भी पूछा गया है कि महिलाओं को जो है यानी कि उसके जो है सीटों के लिए जो 1/3 सीट जो आरक्षित किया गया कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता? 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के डैश कलाकार
बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे? तो लखनऊ, हैदराबाद, आगरा, ग्वालियर। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के हैं। तो आपका जो है बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ घराने से थे और ये कथक डांस करते थे। तो कथक नृत्य आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है आपका क्या? कथक नृत्य। क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से है? तो आपका जो है कथक नृत्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद आगे आपका है एथलेटिक में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। तो एथलेटिक में जो है IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन जो है इधर उधर से लाया गया, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आपका जो है 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में आपका जो है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब 1997 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद भारत के योजना आयोग के स्थान पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई है? तो 2015 में जो है पहले आपका जो क्या होता था? पहले आपका योजना आयोग हुआ करता था, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। तो योजना आयोग का स्थापना आप लोग याद रखेंगे 1950 में, जिसका हेड यानी कि अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री उस टाइम में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। बट 2015 में जो है योजना आयोग के जगह क्या आया? तो नीति आयोग आया है। क्या आया है? योजना आयोग के जगह आपका जो है नीति आयोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नीति आयोग का स्थापना इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा 2015। और जिसका हेड यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके अध्यक्ष है। उसके बाद है 9 नंबर पे आपका बारास हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है, जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि बारास हिंदू त्यौहार जो है दिवाली के ही समान है। तो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जैसे 1 नंबर पे है आपका क्या? वर्ली और कोकना। 2 नंबर पे है संथाल। 3 नंबर पे है मुंडा। उसके बाद है गोंड और भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ली और कोंकणा जनजातियों के द्वारा जो है बारास त्यौहार जो है मनाया जाता है। जो बारास त्यौहार आपका जो है कौन सा है? एक हिंदू दीपावली के तरह मनाया जाता है। तो बात आता है कि वर्ली और कोंकणा जो है आपका, वर्ली और कोंकणा ये जो है कहाँ पे पाया जाता है ये जनजाति? तो ये जनजाति आपका जो है महाराष्ट्र में जो है पाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। रंगास्वामी कप डैश खेल से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगास्वामी खेल जो है रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हॉकी। तो हॉकी से आपका जो है रंगास्वामी कप संबंधित है। उसके बाद फुटबॉल से आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका रोबर्स कप हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। उसके बाद आपका सुब्रतो कप हो जाएगा। टेनिस से आपका डेविस कप टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से आपका उबेर कप, थॉमस कप, ये सारे बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इसके अलावा हम लोग हॉकी से 1-2 पॉइंट हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हॉकी का जादूगर कौन है? तो हॉकी का जादूगर आपका जो है मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है। और पहले जो है जो भारत का खेल रत्न अवार्ड था सबसे बड़ा, पहले था इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बट जो है 2021 से इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जिसमें 25 लाख राशि भी इसमें प्रदान किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में हुआ है, जिसमें 25 लाख राशि भी दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को भी मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उसके बाद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश द्वारा एक पहल है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश द्वारा एक पहल है। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे। जैसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक। उसके बाद
12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स का सवाल बनता है। मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मॉप है M1, M2, M4, M3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब M3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़ के पूरे देश में आयोजित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो है आर्थिक जनगणना सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है किया गया, बट उसमें जो है एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वह उसमें शामिल नहीं था। वह कौन सा था? लक्षद्वीप। तो आपको बताना है कि भारत में आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977, 1997, 1967, 1987। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1977 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत में जब भी आपसे पूछा जाएगा आर्थिक जनगणना कब हुआ, तो 1977 आप लोग बिल्कुल सही टिक कीजिएगा। वैसे यदि जनगणना पूछेगा तो आपका फर्स्ट जनगणना आपका कब हो जाएगा? पहला जनगणना आपका हो जाएगा 1972 जो कि मेयो के समय में हुआ था। उसके बाद यदि नियमित जनगणना पूछे तो 1981 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी टाइम से आपका नियमित जनगणना बोला जाता है जो प्रत्येक 10 वर्षों पर किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट टाइम पूछेगा तो 1972 और नियमित जनगणना 1981 हो जाएगा। यदि आर्थिक जनगणना पूछे तो 1977 आप लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते आगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है घासीदास, उसके बाद है हरिदास ठाकुर, उसके बाद है ज्योतिराव फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ज्योतिराव फूले आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किए है? तो कब हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1873 ईस्वी में। तो 1873 ईस्वी में जो कि महाराष्ट्र में जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया और इनके द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया। तो आप लोग उस पुस्तक का नाम भी जानते होंगे। उस पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। उस पुस्तक का क्या नाम है? गुलामगिरी, यानी कि उस पुस्तक का नाम है, आप लोग उसे भी याद रखेंगे, गुलामगिरी पुस्तक, जो किनके द्वारा लिखे गए हैं? ज्योतिराव फूले के द्वारा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये जो है करेंट का हो जाएगा, करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवनीत कौर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, जब मेंडल यानी कि मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व थे? आपको बताना है कि मेंडलीव जब अपना आवर्त सारणी दिया था, हालांकि मेंडलीव का आवर्त सारणी यदि पूछे किस पर आधारित है तो ये जो है आपका जो है एटॉमिक मास पे आधारित है, परमाणु भार पे आधारित है। और इन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो उस समय कितना एलिमेंट था, कितना तत्व था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जब भी पूछे कितने थे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63। और मेंडलीव का आवर्त सारणी यदि आपसे पूछे कि कब दिया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 आपका जो है 1863 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1863 नहीं होगा इसका, 1800 आपका क्या हो जाएगा? 1800 आपका हो जाएगा 69 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1869 में मेंडलीव ने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल दिया था। उसके बाद न्यायाधीश को हटाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा करें भारतीय संविधान के अनुसार। आपको बताना है कि न्यायाधीश को हटाने के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हालांकि ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे कथन 1 में बोला जा रहा है बैडमिंटन के खेल की शुरुआत और जब स्कोर बराबर हो तब सर्वर जो है बाय सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। तो जब बैडमिंटन में दोनों तरफ स्कोर जब बराबर होता है
जब दोनों तरफ बराबर होता है उस समय जो है सर्वर बाय सर्विस कोड से सर्विस करता है। क्या ये बात सही है? उसके बाद सेकंड में बोला जा रहा है कि सर्वर और रिसीवर्स हमेशा विपरीत सर्विस कोड में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। देखिए सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत कोड में रहेगा लेकिन एक तरफ नहीं खड़ा रहता, वह तिरछा खड़ा रहता। हालांकि वह क्या खड़ा रहता, दोनों मतलब कि दोनों साइड जैसे रहता, इस तरह ऐसे बना हुआ रहता, इधर भी रहता है। तो यदि एक साइड का यदि इधर रहेगा तो दूसरे साइड का इधर रहेगा, यदि एक साइड इधर रहेगा तो एक दूसरे साइड में इधर रहेगा, ऐसे रहेगा, तिरछा रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों तरफ सेम ही खड़ा होता, तो इस तरह से सेकंड वाला तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वाला आपका तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब बात आता है पहला वाला। पहला ऑप्शन में क्या कहता है कि जब बराबर होता, तो इसमें देखिए जब सम संख्या आता है, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, जब सम संख्या आएगा तो दाएं तरफ से क्या करेगा, दाएं तरफ से वो सर्वर करेगा। जब विषम संख्या आता, 1 आता है, 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, इस तरह का जब स्कोर रहेगा विषम संख्या में तो वह किधर करेगा, वे बाएं तरफ से करता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएगा, न तो 1 न ही 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 19 नंबर पे है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है ये सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान का क्या नाम है, सम्मान का नाम है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अब अभी तक यदि एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह का यदि आप लोग को अच्छा लग रहा तो फिर इस पे जो है हम लोग जो है अगले सेट प्रैक्टिस हम लोग जरूर करेंगे, हिंदी का भी करेंगे, फिर GK GS का भी करेंगे। तो आप लोग जल्दी से शेयर कीजिए जिनका आपका फ्रेंड जो भी SSC GD का तैयारी कर रहे हैं। देखिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है डैश किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों के संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने के, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये जो है जब किसी देश के किसी भाग में जब हम लोग किसी भी व्यक्तियों की जनसांख्यिकी हुआ, आर्थिक हो गया, सामाजिक आंकड़ा जब हम एकत्रित करते हैं तो वह जनसंख्या क्या कहलाता है, जनगणना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनसंख्या जनगणना। तो इस तरह से टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट पर जरूर बताएंगे और आपका कितना स्कोर आया ये भी आप लोग जरूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग हिंदी का सेट प्रैक्टिस देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।